नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। कांग्रेस आज नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों और आगामी चुनावी रणनीति पर व्यापक चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे इंदिरा भवन में होने वाले इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। बैठक में राहुल गांधी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर बैठक में बातचीत होगी और इस बैठक का प्रमुख एजेंडा जो है वो छात्रों का मुद्दा ही रहने वाला है। ऐसे में कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ साझा रणनीति बनाने पर विचार करेगी। इसके अलावा राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है, जिसे लेकर पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी कर सकती है। बैठक में अगले साल संभावित विधानसभा चुनाव वाले राज्यों जैसे कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में संगठन की स्थिति और चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा होगी। महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति पर मंथन होने की उम्मीद है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बैठक आने वाले महीनों में कांग्रेस की राजनीतिक दिशा और विपक्षी एकजुटता की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि ACB ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कथित भ्रष्टाचार और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा 5 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO और ASI अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, AN इंटरप्राइजेस के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटोक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुरवा और सृजनहार में मालिक पंकज वर्मा भी शामिल है। ACB के अनुसार ये कार्रवाई मई 2024 में दर्ज FIR के आधार पर की गई है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के अपग्रेडेशन और विस्तार से जुड़े टेंडरों में बड़े पैमाने पर अनियमितता, शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदलाव की कार्रवाई बताया। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन को बीजेपी के इशारों पर निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ पहले दर्ज मामले भी राजनीतिक उद्देश्य से बनाए गए थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और इस गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। वहीं सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन भी बड़ी तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 2,000 रुपए उछलकर 1,58,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। खुदरा के कारोबारियों और साथ स्टॉक कीटरों के बढ़ोतरी को देखते हुए तेजी की मुख्य वजह भी माना जा रहा है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पटना, जयपुर, नोएडा और गाजियाबाद समेत देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,56,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बना हुआ है। वहीं चांदी की कीमतों की अगर बात की जाए तो चांदी में मजबूती दर्ज की गई है। अखिल भारतीय सराफा संघ के मुताबिक 2 दिन तक स्थिति रहने की ऐसी जैसे कि चांदी 730 रुपए महंगी होकर 2,40,730 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हालांकि तस्वीरें थोड़ी अलग रही। हाजिर सोना करीब आधा प्रतिशत गिरकर 4,349 डॉलर प्रति औसत पर पहुंच गया। ऐसे में चांदी की अगर बात की जाए तो चांदी जो है वो टूटकर 65 डॉलर प्रति औसत के आसपास पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते निवेशक सुरक्षा निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख ज्यादा कर रहे हैं। वहीं गाल टेस्ट के आखिरी दिन भारत जीत के बेहद ही करीब पहुंच गया है। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट में मेजबान टीम ने सामने आकर 372 रनों का कठिन लक्ष्य है, लेकिन चौथे दिन के खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 84 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। अब 5वें और निर्णायक दिन श्रीलंका को जीतने के लिए 288 रन बनाने होंगे। ऐसे में जबकि भारत का मुकाबला अपने नाम करने के लिए सिर्फ 6 विकेट की जरूरत है। पहली पारी में भारत के शानदार खिलाड़ी जो है देवदत्त ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 284 रन पर सिमट गई और भारत को 178 रन का महत्वपूर्ण बढ़त मिली है। दूसरी पारी की अगर बात की जाए तो भारतीय बल्लेबाज बड़े स्कोर नहीं बना सके और
53 रन पर ऑल आउट हो गई, लेकिन पहली पारी की बढ़त के दम पर श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया और अब मुकाबले का पूरा फोकस आखिरी दिन पर है। भारतीय स्पिनर तिगड़ी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव में से टीम में बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं श्रीलंका के उपकप्तान धनंजय पर और सोनल पर नजरें टिकी हुई है। मौसम और पिच की स्थिति को देखते हुए आखिरी दिन का खेल बेहद ही रोमांचक माना जा रहा है। वहीं मध्य अफ्रीकी गणराज्य में एक दर्दनाक हादसे में दर्जनों परिवारों को मातम में डुबो दिया है। देश के पश्चिमी हिस्सों में स्थित एक सोने की खदान अचानक से ही धंस गई, जिसमें कम से कम 30 खनिकों की मौत हो गई। हादसा नान मंबर प्रांत का बताया जा रहा है, जहां पर मंगलवार को ये बड़ा घटना हो गया। ऐसे में खदान धंसने के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और बचावकर्मी तुरंत ही राहत कार्य में जुट गए और अब तक 30 शव को बरामद किया जा चुका है, जबकि कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ मजदूर अभी भी लापता है और उनको जिंदा मिलने की उम्मीद लगाकर काम होता जा रहा है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने बचाव अभियान तेज कर दिया है। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि ये खदान पारंपरिक और काम तकनीकी वाली थी और जहां पर सुरक्षा मानकों का पर्याप्त पालन नहीं किया जाता था। मध्य अफ्रीका गणराज्य में ऐसी खदान दुर्घटनाएं पहले भी सामने आती रही है, जहां पर असंगठित खनन और सुरक्षा के इंतजामों की कमी के कारण अक्सर जानलेवा हादसे होते हैं। वहीं बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब भाई अपनी बहन को ससुराल से मायके अहमदगढ़ लेकर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि बहन के साथ ससुराल में मारपीट हुई थी, जिसके बाद भाई उसे लेने पहुंचा था। बहन को लेकर वापस लौटते समय रास्ते में उसकी बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार भाई बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं टक्कर मारकर फरार हुआ अज्ञात वाहन की तलाश भी की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि वाहन और उसके चालक का पता लगाया जा सके। वहीं बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची का शव जो है वो ट्यूबवेल के हौद में मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची दोपहर के समय घर से बाहर निकली थी, जिसके बाद वो अचानक से ही लापता हो गई। परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। काफी तलाश के बाद गांव के बाहर स्थित एक ट्यूबवेल की हौद में बच्ची का शव मिला। बच्ची की पहचान 5 साल के तबस्सुम के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया है और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। बच्ची हौद तक कैसे पहुंची और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से लगातार जानकारी जुटा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना मसूरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नावेद और सुएब के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी दिल्ली से चोरी छिपे प्लास्टिक के कट्टों में गांजे की पुड़िया लाकर आसपास के इलाकों में बेचते थे। आरोपी राह चलते लोगों को गांजे की पुड़िया आधी दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ लिया है। तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से 300 से ज्यादा पुड़िया बरामद की गई है। बरामदगी के बाद से पुलिस दोनों आरोपियों को थाने लेकर पहुंची और पूछताछ की। पुलिस ने बरामद गांजे की कब्जे में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना मसूरी में धारा 820 एनटीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि गांजे की सप्लाई में इसके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ अग्रिमी वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक स्वाट एवं सर्विलांस टीम नगर जोन और थाना नंदग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्व में स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले कुछ बदमाश क्षेत्र में घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने
बड़ी चेकिंग अभियान शुरू किया है और इस दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस का आरोप है कि रुकने के बजाय दोनों बदमाशों ने भागते हुए पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों आरोपियों के पैर में लग गई और घायल आरोपियों की पहचान आरिफ और जुबैर के रूप में हुई है। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 2 सोने की टिक्की और 2 तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को पहले से आपराधिक इतिहास है और वो लूट और स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल रहे हैं। पुलिस अब उनके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 18 अगस्त 2026 को स्वाट एवं सर्विलांस टीम नगर जोन एवं थाना नंदग्राम पुलिस जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि थाना नंदग्राम क्षेत्र में पूर्व में स्नैचिंग की घटना कारित कर चुके अभियुक्त वापस से क्षेत्र में घूम रहे हैं और किसी घटना को कारित करने वाले हैं। उस सूचना पर नगर जोन टीम एवं थाना नंदग्राम पुलिस द्वारा मोटी तिराहे पर चेकिंग कराई गई। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको रोकने का इशारा दिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार अभियुक्त गाड़ी ना रोक के भागने लगे एवं पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है, जिनका नाम आरिफ एवं जुबैर है। अभियुक्तों के पास से 2 सोने की टिक्की, 2 अदद तमंचे, जिंदा कारतूस एवं खोखा कारतूस बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्तों का पूर्व में आपराधिक इतिहास है और दोनों लूट और स्नैचिंग घटना कारित कर चुके हैं। अन्य आपराधिक इतिहासों की जानकारी की जा रही है। घायल अभियुक्तों को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। वहीं शामली क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान करनाल जाने वाले हाईवे से अंतर्राष्ट्रीय अवैध शस्त्र तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विनय कुमार और राजेश निवासी लुधियाना पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी कार से अवैध हथियारों की खेप लेकर पंजाब जा रहे थे। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से बड़ी संख्या में अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही गाड़ी भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो हथियार कम कीमत पर खरीदकर पंजाब में अधिक दाम पर बेचते थे। एक पिस्टल करीब 80,000 रुपए और तमंचा करीब 10,000 रुपए में बेचने की बात सामने आई है। पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपी गांजा गैंग से जुड़े हुए हैं और गिरोह का संचालक लुधियाना निवासी के रूप में की गई है, जो वर्तमान में होशियारपुर जेल में बंद है। पुलिस के अनुसार वो जेल में इंटरनेट कॉल और इंस्टाग्राम के जरिए गिरोह चलाता था और उसके निर्देश पर आरोपी मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्हें हथियारों की खेप मिली थी। इसके बाद से पंजाब लौटते समय पुलिस ने दोनों को धर दबोचा है। हमारे झिझाना एसएचओ वीरेंद्र कसाना जी को एक क्रेडिबल इनपुट थी कि पंजाब से कुछ लोग तस्करी करके हथियार मेरठ से मंगाते हैं और इस बिना पे इन्होंने अलर्ट किया था अपने चौकी इंचार्ज बिडोली ओमवीर जी को। इन लोगों ने आज भोर में अपनी नाकाबंदी की थी। उसमें एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो पंजाब नंबर की उस लोगों ने पकड़ा। उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए। उसमें क्रमशः एक का नाम विनय है और एक का राजेश है। ये सभी लोग लुधियाना जनपद के पंजाब स्टेट के रहने वाले हैं और इनके पास से गाड़ी में ही अच्छे से पैक करके रखी हुई 3 पिस्टल, 1 रिवाल्वर और 3 अच्छी कंडीशन में तमंचा कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई। और इसके अलावा इनके पास से 3-4 खोखे भी हैं और उसमें से जिंदा कारतूस भी हैं। इनका 3 मोबाइल भी है और नकदी भी इनके पास से 15,000 रुपये बरामद हुई है। वास्तव में ये लोग कैरियर हैं और इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये पिस्टल एक संगरूर जेल में बंद है, बाऊ है वो, और ये लोग गंजा गैंग के मेंबर हैं। और बाऊ ने ही इंस्टाग्राम से जेल के अंदर से फोन करके मेरठ में किसी से बात किया था और मेरठ वाले व्यक्ति ने हम लोग को विगत बीती रात्रि के समय लगभग 2 बजे मेरठ में एक दुकान के पास ला करके पैक करके हमको ये सामान दिया था और हम लोग इसको जाके बाऊ को देते वहाँ पे लुधियाना या संगरूर के आसपास, वहाँ मुझे इसमें पैसे मिलने थे। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसका मुखिया बाऊ है, जो संगरूर जेल में इस समय बंद है। वो राजेश गंग, ये जो अभियुक्त है विनय और राजेश, ये गंजा गैंग के मेंबर सभी हैं और मुख्यतः उसका बाऊ ही इसका संचालक है। हम लोगों ने जानकारी की है तो बाऊ एक गैंगस्टर है पंजाब का। इसके 2 मेन उद्देश्य हैं, एक तो काम करता है, एक तो वो ड्रग पेडलर है, ड्रग मंगाता है बाहर से, इसकी सप्लाई पंजाब में करता है, और दूसरा ये अवैध पिस्टल की सप्लाई करता है। आप अवगत ही हैं कि जब से भारत सरकार के निर्णय के बाद जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट है वहाँ के 50 किलोमीटर की परिधि में
अब BSF संभालती है वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से जो ISI पिस्टल पहले भेजती थी ड्रोन के जरिए, वो शायद बंद हो गया है। तो अब ये लोग इंटरनल स्रोत जहाँ से पिस्टल मिलती है वहाँ से मंगा के वहाँ पे गैंगवार लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरठ का आदमी है उसका भी लिंक कहीं साउथ से बुरहानपुर या MP में कहीं से रहा होगा। हमारी सर्विलांस की SWAT की टीम, हमारे SHO झिझाना उसमें लगे हुए हैं और अतिशीघ्र जो है हम लोग इसको नोएडा के सेक्टर 81 स्थित ग्राम सलारपुर में लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग जो है अब पूरी होने वाली है। नोएडा प्राधिकरण ने ये आधुनिक कम्युनिटी हॉल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। CEO की 21 जुलाई 2026 को मिली स्वीकृति के बाद से निर्माण के लिए टेंडर भी जारी किया गया है और ऐसे में ये लाखों रुपए में ये टेंडर बनेगा, जिसमें 5.77 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये कम्युनिटी हॉल आकर्षण ग्रीन थीम पर आधारित होगा। करीब 4,613 वर्ग मीटर भूमि में 4,000 से ज्यादा वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 2 मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा और ग्राउंड फ्लोर पर डबल स्टोरी हॉल, रिसेप्शन और साथ ही ग्रूमिंग रूम के अलावा महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर एक अलग हॉल, अटैच वॉशरूम और 4 कमरों का निर्माण होगा। परिसर में जल निकासी और बिजली व्यवस्था के साथ अतिरिक्त बाहरी सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इसके अलावा चौड़े प्रवेश मार्ग की सुविधा भी विकसित की जाएगी। वहीं नोएडा के लोगों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच अभियान चलाया है। अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए पनीर और खोए के कुल 3 नमूने इकट्ठा किए। विभागीय टीम ने सेक्टर 45 स्थित डाबर डेयरी का निरीक्षण किया और पनीर और खोया का एक नमूना लिया। इसमें स्थित सेक्टर 120 स्थित जेडीओ अम्रपाली मार्केट में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कार्रवाई की। टीम ने ये पनीर विक्रेता के प्रतिष्ठानों से पनीर का एक नमूना भी लिया और अभियान के दौरान लिए गए 3 नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है और निर्धारित मानकों का पालन करना है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दूध और दूध से बने उत्पादकों की गुणवत्ता की जाँच के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जनपद वासियों की सुरक्षा, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। एयरपोर्ट के आसपास 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम और अन्य कृत्रिम रोशनी के इस्तेमालों से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का उद्देश्य विमान संचालन के दौरान किसी भी तरह के व्यवधान और सुरक्षा जोखिम को रोकना है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में लेजर और लाइट शो डिस्प्ले या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी कृत्रिम रोशनियों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा जिससे विमानों के संचालन पर असर पड़ने की आशंका हो। खासतौर पर विमान के पायलट की दृश्यता प्रभावित करने वाली रोशनी के इस्तेमाल को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। प्रशासन के अनुसार बिना अनुमति लेजर बीम के इस्तेमाल करना एविएशन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। आदेश के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लागू कानून के तहत जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन ने एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों, शादी और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन और स्थानों से आदेशों को सख्ती से पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी में बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब प्रदेश के 13 जिलों में 170 से ज्यादा गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन मौसम विभाग ने 19 से 23 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार बदायूं, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, सीतापुर और उन्नाव के कई इलाके जो हैं वो प्रभावित हैं और करीब 80,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। गंगा, यमुना, सरयू और राप्ती नदियों का उफान देखने को मिल रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई घाट जो है वो जलमग्न हो गए हैं, जबकि मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह की क्रिया भवनों की छतों पर की जा रही है। प्रयागराज के कई निचले इलाकों में भी घुटनों तक पानी भर गया है और हजारों घर प्रभावित हुए। प्रशासन ने अब तक 4,845 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। राहत कार्य के लिए 1,000 से ज्यादा बाढ़ चौकियां और 1,200 से ज्यादा शेल्टर कैंप बनाए गए हैं। 428 नाव मोटर बोट लगाई गई हैं और 1,100 गोताखोर और NDRF, SDRF की टीमें भी तैनात की गई हैं। सरकार का दावा है कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।